Hello, everybody. Now we are going to learn this unit 2 of the Sales of Goods Act and काफ़ी इजी है। दूसरा तीसरा और चौथा तीनों यूनिट्स बहुत इजी है सर, बहुत इजी टू गो है। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं। सो प्लीज़ बी पेशेंट, जस्ट लिसन, जस्ट गो थ्रू द एक्सपीरियंस जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से आप सिर्फ इसको समझिए, आप सिर्फ इसको ग्रैस्प कीजिए, सिर्फ इसको आप एब्जॉर्ब कीजिए और आप देखोगे कि आपको अपने आप चीज़ें आ रही है। अगर आप इस यूनिट्स को, ज़्यादातर के बच्चे करते क्या है, इस यूनिट्स को लर्न करने की, रटने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ 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 रटिए मत। और जो लोग मेरे बैकग्राउंड के साथ, जो लोग ये जो मेरे साथ ये जो नॉइज़ आ रहा है ना थोड़ा सा, इसके साथ कंसर्न है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिए। फ़िलहाल के लिए थोड़ा काम चल रहा है यहाँ पे, तो प्लीज़ उतना सिर्फ इग्नोर कर दीजिए। चलते हैं सर। यूनिट 2, कंडीशंस एंड वारंटीज। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीजें होती है सर, एक होती है कंडीशन और एक होती है वारंटी। ठीक है। अब ये वारंटी और ये कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन नाम में ही कैसा है, थोड़ा स्ट्रांग लगता है। कंडीशन कंडीशन इज लाइक कि देखो, मैं आपसे शादी करूंगा अगर आप मुझे ये चीज दोगे, या फिर मैं आपके साथ यहाँ पे घूमने आऊंगा अगर आप कार लोगे। तो कंडीशन होती है ना, ये कंडीशंस क्या होती है बेसिकली, हम कैसा कहते हैं, आपको अनकंडीशनल प्रेम करना चाहिए। अनकंडीशनल मतलब क्या, जिसमें कंडीशंस इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि कंडीशंस बहुत स्ट्रांग होती है सर, कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसके अगेंस्ट होता है सर वारंटीज। वारंटीज यानी क्या होता है यार, कोई चीज खराब हो जाती है तो मैं आपको उसको रिपेयर करके दे दूंगा। वारंटी इंपॉर्टेंट है लेकिन स्ट्रांग नहीं है जैसे कंडीशन है। ठीक है। कंडीशन इज लाइक कि ये है तो ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का कोई कीमत नहीं रहेगा, लेकिन वारंटीज अलग है सर। तो उसी की जैसा यहाँ पे लिखा गया है सर। जो कंडीशंस होते हैं ना, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एसेंशियल रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई आपसे कार खरीद लिया, मैंने आपसे क्या परचेज किया, कोई कार परचेज किया। अब अगर कार का मान लीजिए कि जो इंजन है ना, इंजन वो चलता ही नहीं, तो मुझे बताइए कार कुछ काम की है? अब ये कार मैं ले रहा हूँ चलाने के लिए, इंजन ही नहीं चलता। लेकिन वहीं पे मान लीजिए इसका जो टायर है ना, टायर, एक टायर है, ये डिफेक्टिव निकला, या फिर इसका कोई दरवाजा, कोई ग्लास डिफेक्टिव निकला, तो दैट डज नॉट मेक्स द कार कंप्लीटली यूजलेस। ये रिपेयर करके हो जाएगा, लेकिन इंजन इंजन बंद पड़ गया। आप बोलोगे सर इंजन भी रिपेयर करके ठीक हो जाएगा, अरे लेकिन फिर मैंने गाड़ी नहीं ली ही क्यों? अगर मुझे रिपेयर करके यूज करना पड़े तो वो गाड़ी है किस काम की, वो तो नई नहीं हुई फिर। तो बेसिकली इतना समझ लीजिए, कंडीशन कोई ऐसी चीज है जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के वन पर्पज के लिए, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कंडीशन फेल हो जाती है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर सकते हो, रेपुडिएट मतलब कैंसिल करने की क्षमता रखते हो सर। हम वापस डिटेल में जाने वाले, इसमें टेंशन नहीं लेना। दूसरा होता है सर वारंटी। वारंटी जो होता है ना, ये होता है सपोर्टिंग। मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपने कार ले ली लेकिन कोई ग्लास खराब है, कोई प्लास्टिक, मान लीजिए दरवाजा ठीक से खुल नहीं रहा है, या फिर जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो ब्रेक जो है ना वो लगते हैं लेकिन थोड़ी सी स्लो लगते हैं, ऐसा कुछ है। तो दीज आर सपोर्टिंग, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सर कोलैटरल। तो ये ना ये इंपॉर्टेंट जरूर है लेकिन ये स्ट्रांग नहीं है। इनके इनको ब्रीच, इनकी जो ब्रीच है, इनको अगर तोड़ोगे तो इससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता सर। तो बेसिकली ये जो है ना, जो मेन पर्पज है कॉन्ट्रैक्ट को, इसको ना वारंटी कोलैटरल है सर, सपोर्टिंग है। और अगर वारंटी तोड़ते हो, ब्रीच करते हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कैंसिल नहीं कर सकते, आप सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हो। तो मान लीजिए ब्रेक मार रहा था, ब्रेक लगा नहीं, और किसी को लग गया, किसी की प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, तो वो लॉस सिर्फ मैं क्लेम कर सकता हूँ सामने वाले से। मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कैंसिल नहीं कर सकता, मैं गाड़ी वापस नहीं दे सकता सर। तो देखिए सर, सबसे पहला, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस कब पे करनी है, प्राइस कब पे करनी है, ये कभी भी एसेंशियल नहीं होता, ये कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऐसा क्यों सर? ऐसा ही है भाई। मतलब देखो ना, पैसे देने में डिले हो सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ आज शाम को 7 बजे दूंगा, लेकिन मान लीजिए 7 बजे बैंक बंद हो गया था, या कुछ और भी हो सकता है। तो पैसा देना, पेमेंट ऑफ प्राइस है ना, कभी भी ना, इसका जो टाइम है कि पैसा कब देना है किसी भी चीज के लिए, मान लीजिए आप मुझसे कार खरीद रहे हो, और कार की डिलीवरी हमने डिसाइड की थी 10th May of 24 को। ठीक है। और जो प्राइस है ना कार का, वो आप मुझे पे करने वाले थे ऑन, मान लीजिए 20th of May 24। तो ये जो है ना 20th May of 24, यहाँ पे अगर मैंने प्राइस पे नहीं किया, मान लीजिए मुझे लेट हो गया, तो दैट इज नॉट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इससे मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है सर। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगा, आपने 20 की जगह मान लीजिए 31 मई को दिया, तो मैं बोलूंगा भाई इसके ऊपर 10 दिन का मुझे इंटरेस्ट दे दे। इतना मैं ज्यादा से ज्यादा बोल सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता सर। लेकिन सर, अगर कार की डिलीवरी 10 मई को डिसाइडेड थी और ये 10 मई को नहीं मिली, that is delivery of these goods are not made on the decided time, तो this is essential condition sir।
दिस इज एसेंशियल कंडीशन। और 10 मई तक नहीं डिलीवर हुआ तो 11 मई को मैं बायर जो हूँ ना ये क्या कर सकता हूँ, कैंसिल रिप्यूडिएट यानी क्या कॉन्ट्रैक्ट को हटा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ सर, कैंसिल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के रखा है सर कि प्राइस का जो पेमेंट है ना ये एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये टाइम पे नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो उस केस में वो माना जाएगा जो आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखोगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जब कुछ नहीं लिखा होता है तब की मैं बात बता रहा हूँ आपको, जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा तब की मैं बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिकली मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ सर कि टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस अनलेस आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है इज नॉट डीम टू बी द इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और जब इसेंस नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये क्या नहीं है सर, कंडीशन नहीं है, क्योंकि कंडीशन ही तो इसेंस होता है सर। तो पेमेंट का टाइम जो है ना कंडीशन नहीं होता, लेकिन डिलीवरी ऑफ गुड्स है ना अगर शुड बी डन विदाउट डिले बिकॉज, और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता, डिलीवरी ऑफ गुड्स का आपको विदाउट डिले ही करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं सर इसेंस, इसी को कहते हैं इसेंस। इसेंस ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो चीज नहीं है तो बहुत लफड़े हो जाएंगे सर। तो सबसे पहले समझ लीजिए स्टिपुलेशन क्या होता है। स्टिपुलेशन मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखी हुई कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये गाड़ी जो मैं ले रहा हूँ ना ये रेसिंग के लिए ले रहा हूँ, तो मान लीजिए गाड़ी रेसिंग के लिए ले लो और गाड़ी जो है ना 30 के ऊपर का स्पीड देती नहीं, तो रेसिंग के लिए ले रहा हूँ स्पेसिफिकली बता रहा हूँ मालिक, और आप ऐसी गाड़ी दे रहे हो जो रेसिंग को चलेगी ही नहीं। तो ये जो रेसिंग, ये जो टर्म है ना रेसिंग को ले रहा हूँ, ये वाली जो टर्म है ये बन जाएगी सर कंडीशन, क्योंकि मैं बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ और वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इसके उल्टा है सर, मान लीजिए सेम और एक कंडीशन है कि गाड़ी के टायर्स है ना, टायर्स ये जो है ना ये कम से कम 50,000 किलोमीटर चलने वाले होने चाहिए, एग्जाम्पल। अब मान लीजिए ये 50,000 से कम चल गए, तो ये इंपॉर्टेंट जरूर है लेकिन ये कंडीशन नहीं है सर, ये वारंटी हो गई। ये क्या हो गई, वारंटी, मतलब ये कोलैटरल टू द मेन पर्पस हो गया। मेन पर्पस तो रेसिंग है सर। फिर वापस बताता हूँ, नीचे आएगा वापस एक बार इस पे ऊपर बात करेंगे। तो स्टिपुलेशन जो होता है ना मतलब कोई भी टर्म या कंडीशन है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एज टू टाइम ऑफ डिलीवरी, ये हमेशा इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा और उसको हम क्या कहेंगे सर, कंडीशन कहेंगे। तो देखिए जनरली ना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में रिप्रेजेंटेशंस किए जाएंगे अबाउट की क्वालिटी, रिप्रेजेंटेशन मतलब बताया जाएगा कि गुड्स की क्वालिटी क्या है, गुड्स का नेचर क्या है, गुड्स का फिटनेस क्या है, जिस चीज़ के लिए आप खरीद लो क्या उसके लिए वो फिट है क्या, जनरली बताया जाएगा। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना सर, ये रिप्रेजेंटेशन है ना ये कॉन्ट्रैक्ट को बहुत बहुत अफेक्ट करता है, और इसी को कहा जाता है स्टिपुलेशन, मतलब इसी को कहा जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस। कंडीशन छोड़ दीजिए, टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं सर स्टिपुलेशन। अब ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि ये उस कॉन्ट्रैक्ट का सिग्निफिकेंस इसेंस बन गए, मतलब अगर ये फुलफिल नहीं हुए तो खत्म, तो इनको हम कहेंगे सर कंडीशंस। यही स्टिपुलेशंस अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है तो कहेंगे कंडीशंस, अगर ये लेस सिग्निफिकेंट है तो इन्हीं स्टिपुलेशन इन्हीं टर्म्स को कहेंगे सर वारंटीज। तो देखिए सर, अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन मतलब एक टर्म है एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या वर्ड यूज करना है सर, एसेंशियल, आपका की वर्ड ही है, ओके। और द ब्रीच ऑफ विच आपको क्या करेगा, एक अधिकार देगा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल यानी रेपुडिएट करने का। हाल ही में लेकिन अलग होता है सर वारंटी। वारंटी एक स्टिपुलेशन मतलब एक टर्म है, लेकिन कैसा है सर, कीवर्ड क्या है, कोलैटरल, कोलैटरल टू द मेन पर्पस। और इसका ब्रीच, इसको अगर आप तोड़ते हो तो आपके पास एक राइट रहेगा सिर्फ डैमेज क्लेम करने का, आपके पास गुड्स को रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं रहेगा, ना ही आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट यानी कैंसिल कर सकते हो, आप ये कर ही नहीं सकते सर वारंटी के केस में। अब वारंटी क्या है, कंडीशन क्या है, ये हर एक केस के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन ईच केस। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्पल, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत डिटेल में कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए सर, कंडीशन वर्सेस वारंटी। अब वापस एक लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बोला कि मुझे एक मान लीजिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए जो गेमिंग के लिए हो। किसके लिए हो सर, गेमिंग के लिए हो। अब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा हूँ उसमें ना आपने मुझे जो लैपटॉप दिया ना वो मान लीजिए आई5 है, आई5 इंटेल कोर आई5, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये ना गेमिंग के लिए ना बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता गेमिंग के लिए, लेकिन आपने ये वाला दे दिया मेरे को। और दूसरी इसमें कंडीशन थी कि लैपटॉप का मान लीजिए इसमें और कोई कंडीशन नहीं थी। अब देखिए लैपटॉप में जब यूज कर रहा हूँ ना तो मुझे समझ में आता है कि गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं चलता क्योंकि ये प्रोसेसर काम ही नहीं कर रहा। तो सर आपने ना जो मेरा मेन पर्पज है ना गेमिंग का यही डिफीट कर दिया, ऐसा वाला लैपटॉप मेरे को देखिए। तो मैं बोलता हूँ कि आपने क्या वायलेट कर दिया, कंडीशन, क्योंकि ये वेरी वेरी मेन पर्पज के लिए एसेंशियल है सर, एसेंशियल।
वहीं पे दूसरी चीज, तो इस केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूँ यानी रेपुडिएट कर सकता हूँ। दूसरी केस, मेरा जो लैपटॉप मैंने लिया ना वो मैं यूज कर रहा था, बहुत अच्छे से सब चल रहा था, उसका क्या हुआ पता है, एक दिन है ना, मान लीजिए कीबोर्ड पे जो स्पेस बार है, स्पेस बार ये थोड़ा सा लूज हो गया, लूज हो गया। तो देखो, क्या इससे मेरा गेमिंग का काम नहीं होगा? ऐसा नहीं है सर, लूज हो गया। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको जाके बोलूंगा ये मेरे को क्या करके दे, रिपेयर करके दे। नहीं तो फिर मैं कहीं और से रिपेयर करके देता हूँ, मेरे को सिर्फ तू डैमेजेस मतलब पैसा दे दे मेरे को सिर्फ। तो ये जो लूज हो गया ना स्पेस बार, इसको आप कहेंगे वारंटी। स्पेस बार या कोई मान लीजिए कोई लेटर है, की है, स्पेस है, एंटर जो भी है, लूज हो गया थोड़ा सा, इसको कहते हैं वारंटी। बिकॉज ये ना मेरे गेमिंग के लिए बहुत इसेंशियल नहीं था, ये मेरे गेमिंग के लिए था कोलेट्रल। कोलेट्रल सपोर्टिंग, समझ रहे हो? तो देखिए, कंडीशन एक ऐसा स्टिपुलेशन यानी कंडीशन एक ऐसा टर्म है एक कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेंशियल है मेन पर्पस के लिए। वारंटी एक ऐसा स्टिपुलेशन है, मतलब वारंटी एक ऐसा टर्म है जो कोलेटरल है मेन पर्पस के लिए। इस केस में जिसको दिक्कत होती है, अग्रीड पार्टी जिसको जिसको प्रॉब्लम होता है ना सर, ये क्या कर सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकता है, या तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, या दोनों कर सकता है। लेकिन वारंटी के केस में आप सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हो सर, आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकते। अब यही पे हमको समझ जाता है ना सर कि कंडीशन एक बहुत बड़ी चीज है और वारंटी उसका पार्ट एंड पार्सल है। क्योंकि अगर आप कंडीशन ब्रीच करते हो, अगर इंजन ही खराब है गाड़ी का, तो इस केस में इसको हम ऐसा भी मानेंगे ना कि वारंटी भी तो गई उसकी। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है ना, ये वारंटी का ब्रीच हो सकता है, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी कभी कंडीशन का ब्रीच नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि कंडीशन बड़ा टर्म है सर, इट इंक्लूड्स वारंटी। इट इंक्लूड्स वारंटी। आप ये वारंटी को, गारंटी को, इस सब को ना आपके रियल लाइफ से कंपेयर मत करो, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। आप बोलोगे सर गारंटी तो ये होती है, वारंटी तो ये होती है। यार ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और आप कहाँ रियल लाइफ में चले गए? रियल लाइफ में जो होगा वो अलग बात है, और उसको यहाँ से कंपेयर मत करो, फिलहाल के लिए मत करो। अगर करना ही है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको बिंदास बता दूंगा इसका डिटेल्स, मैं इसको बिंदास बता दूंगा इसका डिफरेंशिएट बिटवीन, लेकिन अभी ये सब चीजें नहीं करनी अभी सर। ऐसी कब कब कंडीशन है, कब कब सिचुएशन है जब एक कंडीशन टूट रही है, कंडीशन का ब्रीच हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको वारंटी का ब्रीच मानेंगे, ऐसा कब होगा? पहला मतलब क्या सर, कंडीशन भले ही टूट रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं ब्रीच ऑफ वारंटी। कब सर? जब जो बायर है ना, जिसको दिक्कत है, इसने अपना राइट ही वेव कर दिया है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लिखी थी, इस कंडीशन को पूरी करने का जो राइट होता है ना, वो बायर के पास है, राइट, कि वो मांगेगा कंडीशन पूरी करके दो, उसने वो राइट ही वेव कर दिया, बोला नहीं किया तो चलेगा। तो इस केस में सर क्या बोलेंगे हम, इवन इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, उसने ही बोला ना मत करो, तो इस केस में इट विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। नेक्स्ट इज सर, जब बायर खुद बोल रहा है कि अगर कंडीशन टूट जाती तो मैं इसको वारंटी टूटना मानूंगा, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करूंगा, खुद बोल रहा है। तो ठीक है भाई, अगर वैसा बोलता है तो उस केस में वी विल नॉट कंसिडर एज लाइक ब्रीच ऑफ कंडीशन, विल कंसिडर एज ब्रीच ऑफ वारंटी। एग्जाम्पल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जहाँ आप एग्जाम्पल लिखा है, देखो, ए ने बोला बी को कि मैं तुझे 10 बैग्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर दूंगा एट ₹625 पर बैग। क्या बोला, मैं तुझे 10 बैग्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी का शुगर दूंगा, कितना किलो? 10 बैग्स दूंगा सर, 10 बैग्स, ठीक है, एट 625 पर बैग। लेकिन सर क्या हुआ, उसने ना क्या किया बताया, सेकंड क्वालिटी शुगर दे दिया। सेकंड क्वालिटी शुगर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय सेकंड क्वालिटी शुगर? सेकंड क्वालिटी शुगर का मतलब होता है कि खराब शुगर दे दिया, खराब क्वालिटी का शुगर दे दिया, जिसकी प्राइस सिर्फ 600 पर बैग थी। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे ना आपने फर्स्ट क्वालिटी शुगर मांगा था, आपको सेकंड क्वालिटी सस्ती क्वालिटी का मिला, तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है। तो बायर ने कुछ रिजेक्ट करने चाहिए थे। अब बायर ने क्या किया पता है, वो बोलता है छोड़ना यार कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो उसने इसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया। अब देखिए, जो चीज 625 में हम बेच पा रहे थे वो अब 600 में बेच पाएंगे, तो 25 रुपए का हमारा नुकसान हो गया ना, उतना सिर्फ मैं तेरे से क्लेम करूंगा एज डैमेज, बिकॉज ब्रीच ऑफ वारंटी में तो हम डैमेज क्लेम कर सकते हैं। अब जब कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है, जैसे ऊपर था, शुगर हम अलग अलग नहीं कर सकते थे, अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी, अब वो मिक्स हो गई। आप बोलोगे ना कि नहीं सर हम तो कर सकते, फिर भी आप नहीं कर पाओगे, आपको एक एक पीस निकालना पड़ेगा, एक एक दाना निकालना पड़ेगा भाई, कैसे निकालोगे आप? तो जब कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है, अलग अलग नहीं कर सकते, तो बायर या तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट करे या पूरा का पूरा रिजेक्ट करे सर। लेकिन अगर आपने पूरा एक्सेप्ट किया या फिर आपने उसका थोड़ा सा भी पार्ट एक्सेप्ट किया, तो हम मान लेंगे कि आपने कंडीशन का ब्रीच नहीं माना है, आपने ब्रीच ऑफ वारंटी माना है। समझे? या तो आपने पूरा एक्सेप्ट किया या फिर आपने उसका पार्ट एक्सेप्ट किया, और नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो इट विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। और लॉ की वजह से या किसी और तरीके की वजह से कंडीशन अब फुलफिल होना इम्पॉसिबल। ऐसा कब होगा सर, लॉ कंडीशन फुलफिल होना इम्पॉसिबल है? ऐसा कब होगा बताइए? कब हो सकता है ऐसा, जब कंडीशन फुलफिल होना इम्पॉसिबल हो गया। अब जैसे
लॉ में ही कुछ प्रोविजन आ गया ना, लॉ में कोई दिक्कत आ गई। जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे रेलेवेंट नहीं है, देखो पेपर में आएगा तो सिर्फ हेडिंग्स के लिए, लेकिन फिर भी एग्जांपल दे देता हूँ। तो मान लीजिए कि आप है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मान लीजिए कि जैसे ये आपको नहीं बताना चाहिए चीज़, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो जो लोग गुटखा खाते हैं, गुटखा, तो गुटखा में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है, एक एक पैकेट होता है एक्स नाम का मान लीजिए, और एक दूसरा पैकेट होता है वाई नाम का। तो ये जो वाई नाम का पैकेट है ना, इसमें होता है सर टोबैको। इसमें क्या होता है सर, टोबैको होता है। तो जनरली क्या करते हैं, गुटखा कैसे खाते हैं पता है क्या, ये लोग गुटखा खाने वाले लोग क्या करते हैं, ये एक्स प्रोडक्ट, ये एक्स में वाई वाला प्रोडक्ट मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अगर ये मिक्स नहीं करेंगे तो गुटखा नहीं बनता, सिर्फ पान मसाला रहता है। ठीक है, ये बताना नहीं चाहिए लेकिन ये लीगली होता है, तो मैं आपको बताना बताना मतलब मुझे समझ में आ रहा है, ये बताना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए सरकार ने क्या किया ना, जब गुटखा पे बैन किया तो गुटखा ने ये पान मसाला पे बैन, सरकार ने पान मसाला पे बैन नहीं किया, ये आज भी विमल के नाम से बिकता है सर। ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, ये वाई वाला जो टोबैको जिसमें होता है, जो मिक्स होता है और जिससे बेसिकली गुटखा बनता है, ये टोबैको वाला पार्ट उन्होंने बैन किया। अब दिक्कत ऐसी हो गई कि अगर आप गुटखा का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यू एक्सपेक्ट एक्स एंड वाई दोनों वाले पार्ट सामने वाला आपको देगा, लेकिन वाई वाला दे नहीं पा रहा है, इट्स इम्पॉसिबल नाउ, बिकॉज बिकॉज ऑफ लॉ नहीं दे पाएगा वो। तो उस केस में आप क्या इसको कंडीशन, क्योंकि कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हो रही है, अब तो गुटखा बनेगा ही नहीं, अब तो सिर्फ पान मसाला डिलीवर हो रहा है। तो इवन इन दैट केस, क्योंकि लॉ की वजह से या किसी और वजह से भी हो लेकिन इम्पॉसिबल हो गया, तो इट विल बी ट्रीटेड एज क्या बोलते हैं उसको, ब्रीच ऑफ वारंटी। तो देखिए सर, दो तरीके के वेवर है, वॉलेंटरी एंड कंपलसरी वेवर। वॉलेंटरी वेवर मतलब क्या, कि बायर खुद वेव कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या बायर इलेक्ट कर रहा है कि हम कंडीशन के ब्रीच को वारंटी के ब्रीच मानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चार्ट मार्क करके रखना है। लेकिन कंपलसरी वेवर में क्या आएगा सर, लास्ट टू वाले पॉइंट, नॉन सेवरेबिलिटी या फिर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, जो हमने दो ऊपर पढ़े ना उसमें से लास्ट वाले दो। अब ये जो कंडीशंस है ना और ये जो वारंटीज है ना, ये एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है सर। एक्सप्रेस मतलब क्या, जो पार्टीज ने एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमने या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है, हमारे बीच में अग्रीड भी हो चुकी है। लेकिन इम्प्लाइड होती है जो लिखी नहीं है हम दोनों के बीच में, प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है, अजम्पशन लेता है लॉ। तो ये चीजें होनी चाहिए भाई, मैं तुझसे गाड़ी ले रहा हूँ, कार ले रहा हूँ, कार बेसिक है ना, कार चलनी तो चाहिए। कोई रखने के लिए गाड़ी लेगा कभी, ले लेगा ही नहीं। कार शुड रन, कार शुड वर्क, दिस इम्प्लाइड कंडीशन सर, इम्प्लाइड कंडीशन। हाँ, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इन इम्प्लाइड कंडीशन को निगेट या वेव मतलब निकाल जरूर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर आप इस कुछ भी नहीं लिखा है तो इम्प्लाइड कंडीशंस आर प्रेजेंट एंड इट इज अज्यूम्ड बाय लॉ के वो है। तो चलते हैं सर, पहली इम्प्लाइड कंडीशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके रखिए इज इंपॉर्टेंट, और सिर्फ हेडिंग्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है और जो मैंने मार्क किया उतना। ठीक है, पहला जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है मॉड्यूल में उतना ही आप लोगों ने हाईलाइट करके बार बार पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन एज टू टाइटल, टाइटल यानी ओनरशिप। भाई मालिक मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूँ ना, तो वो मेरे पास, मेरा उसके पास ऊपर अधिकार, मेरा उसके ऊपर ओनरशिप भी तो होना चाहिए। ऐसे कैसे बेच सकता हूँ मैं किसी और की चीज किसी को, समझ रहे हो क्या, मेरे पास वो चीज बेचने का अधिकार तो होना चाहिए। तो सर कंडीशन एज टू टाइटल में कहते हैं कि जो सेलर है ना, सेलर, इसके पास पूर्ण अधिकार है टू सेल द गुड्स, राइट टू सेल द गुड्स। कब, जब अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, अगर अग्रीमेंट टू सेल है मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर में सेल करने वाले, तो जब गुड्स बेचने का टाइम आएगा ना, एट दैट टाइम ही विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स। ठीक है, जब प्रॉपर्टी पास करने का टाइम आ जाएगा ना, अगर जिसको नहीं समझ रहा अग्रीमेंट टू सेल, सेल प्लीज भाई देख लीजिए यूनिट वन, यूनिट वन वापस देख लीजिए, आपको समझेगा ठीक से। तो अग्रीमेंट टू सेल के केस में उसके पास जब बेचने का टाइम आएगा तब अधिकार आ जाएगा, और जब हम आज ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं तो आज ही आपके पास अधिकार है बेचने का। अगर ये दोनों केस टाइटल है, ठीक है, टाइटल कैसा होना चाहिए आपका, अच्छा होना चाहिए, गुड टाइटल होना चाहिए, दोनों चीज, दोनों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए। लेकिन सर अगर ये जो टाइटल है ये डिफेक्टिव निकलता है, टाइटल कैसा निकलता है, डिफेक्टिव। टाइटल डिफेक्टिव होने का मतलब क्या है बेटा, कि तेरे पास अधिकार नहीं था ये चीज बेचने का। अगर टाइटल डिफेक्टिव निकलता है सर, तो बायर ने क्या करना चाहिए, बायर ने चुपचाप ये कुछ रिटर्न कर देनी चाहिए सेलर को, एंड उससे प्राइस रिकवर कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, उससे प्राइस रिकवर कर लेना चाहिए। दूसरा सेल बाय डिस्क्रिप्शन, मैं बता रहा हूँ भाई, जो मैं आपको माल बेचने वाला हूँ वो इस क्वालिटी का होगा, जो मैं आपको माल बेचने वाला हूँ उसका साइज इतना होगा, जो मैं आपको माल बेच रहा हूँ उसका मान लीजिए कलर ऐसा होगा, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इसको कहते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो और गुड्स को आप सेल कर रहे हो बाय डिस्क्रिप्शन, बता रहे हो कि ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, तो इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो पूरा का पूरा गुड्स का लॉट है ना सर, जो आपके पास आ रहा है, इट शुड बी लाइक द डिस्क्रिप्शन। और अगर
मतलब देखिए ये क्या बोलता है, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस, ये एक सब्जी है, अगर आप पीस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप बीन्स नहीं बेच सकते सामने वाले को, ठीक है। और बायर इसमें बाउंड टू एक्सेप्ट नहीं है, बायर क्या कर सकता है, इस गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, बिल्कुल रिजेक्ट कर सकता है सर, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से मैच ही नहीं होता, नहीं तो इम्प्लाइड कंडीशन है। तो डिस्क्रिप्शन बहुत एसेंशियल होता है गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और जो बायर ने परचेज करने के लिए अग्री किए हैं। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन इज होता है यहाँ पे, और इट इंटाइटल्स द बायर टू रिजेक्ट द गुड्स एंड टेक द प्राइस बैक अलोंग विद डैमेजेस। अब डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्ट ने बताया नहीं, लेकिन ये बताना चाहता है कि जैसे अगर आप बताते हो कैटेगरी ऑफ फूड, जैसे इजिप्टियन कॉटन, जावा शुगर, जैसे वाइन, एग्जांपल वाइन है तो यू आर स्पेसिफिकली सेइंग कि ब्लू ग्रेप्स वाइन एग्जांपल है, मुझे नहीं पता, ये सब बता रहा हूँ बस, ब्लू ग्रेप्स होते भी कि नहीं मुझे नहीं पता है, नाम आया मन में तो बता दिया, ब्लू ग्रेप्स वाइन वगैरह। या फिर आप बता रहे हो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे स्टील होता है तो A2 क्वालिटी का स्टील आप बोल रहे हो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं GSW कंपनी का, नहीं मैं सिर्फ बोला A2 क्वालिटी का। मिल्क है तो मैं बोल रहा हूँ A2 क्वालिटी का मिल्क है एग्जाम्पल। तो कैरेक्टरिस्टिक से बता रहा हूँ तो कैरेक्टरिस्टिक से मैच होना चाहिए। नेक्स्ट इज सर सेल बाय सैंपल, अगर आप सैंपल दे रहे हो, एक चीज दे रहे हो, बोले देखो ये चीज देखो और ऐसे का ऐसा ये लॉट आएगा, जो 1000 किलो हमको डिलीवर करने वाले हैं वो ये 1 किलो से मैच करेगा। अगर आप सैंपल है ना सर, तो एक इम्प्लाइड कंडीशन आ जाता है कि जो तो बल्क है, जो मेन डिलीवरी रहेगा, इट शुड करस्पॉन्ड, इट शुड कंप्लीटली मैच विद द सैंपल इन क्वालिटी। और इतना ही नहीं सर, डिलीवरी लेते टाइम है ना, बायर के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए कि वो बल्क को सैंपल के साथ कंपेयर करे। जब मेरे दरवाजे पे वो 1000 किलो का माल आएगा, मेरे पास पूरा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि मैं वो 1000 किलो का माल वो 1 किलो के सैंपल के साथ कंपेयर कर सकूं और अपना डिसीजन ले सकूं सर, इसको कहते हैं सेल बाय सैंपल। अगर द, और ये लास्ट वाला है सर, इसमें द गुड शेड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल। अनमर्चेंटेबल मतलब अपने ऊपर देखा था, हम उसको बेच नहीं सकते, हम उसके ऊपर लोन नहीं ले सकते, तो उसको कहते हैं अनमर्चेंटेबल, सो यूज नहीं है सर। तो आप में ना, आप क्या एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि ना इसमें ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए कि अनमर्चेंटेबल हो जाए। मतलब कार है और कार में जो इंजन है उसमें ही प्रॉब्लम है तो ये अनमर्चेंटेबल हो जाएगा सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ही है। तो ऐसा कोई बड़ा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये डिफेक्ट अगर है भी ना, ये डिफेक्ट अगर है भी, तो रीजनेबल एग्जामिनेशन के ऊपर है ना, इसको है ना, ये इज नॉट अपेरेंट। मतलब मैं रीजनेबल एग्जामाइन करना चाहता हूँ, मैं एज अ बायर मैं इस चीज को मेरे पास डिलीवरी के बाद चेक कर रहा हूँ, और एक रीजनेबल आदमी जब चेक करेगा तो ये चीज नहीं दिखेगी। जैसे ये इंजन है, ये इंजन 1000 किलोमीटर के बाद बंद होने वाला है, खराब है, तो यार मैं थोड़ी ना सैंपल चेक करते 1000 किलोमीटर चलाऊंगा, तो थोड़ा सा चला के देखूंगा, बोलूंगा सही है यार। तो इस डिफेक्ट्स को कहते हैं सर लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट मतलब क्या, हिडन, जो पता नहीं है अपने को। तो याद रखना है सर, अगर लेटेंट डिफेक्ट्स लेटेंट है, अगर हिडन है, तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, और ये इम्प्लाइड कंडीशन है सर। दिस सिंपली मीन्स कि गुड जो है ना, ये शुड बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट दैट इज हिडन डिफेक्ट। नेक्स्ट इज सर सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये ऊपर दोनों का मिक्स है। अगर आप डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हो और सैंपल भी दे रहे हो, तो जो बल्क आएगा, जो मेन क्वांटिटी आएगा, इट शुड टैली विद द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज विद द सैंपल, ठीक है। और अगर एक भी इसमें मिस हो गया तो यू कैन रिपुडिएट, द बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज सर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। जनरली ना क्वालिटी या फिटनेस के ऊपर है ना, किसी भी तरीके का कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होता है। लेकिन अगर ये तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये तीन चीजें ABC, तो उस केस में इम्प्लाइड कंडीशन बन जाएगा कि क्वालिटी और फिटनेस में मैच होना चाहिए। पहला पहला बायर ने सेलर को बताया है कि वो किस चीज के लिए गुड्स ले रहा है। बायर बता रहा है मैं रीसिंग के लिए कार ले रहा हूँ, बायर बता रहा है मैं खाने के लिए राइस ले रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज, हाँ अगर एक ही पर्पज है, मतलब मान लीजिए कि मैं, आप बोल रहे हो कि मुझे राइस चाहिए, तो राइस का बेसिकली एक ही पर्पज हो सकता है, खाने के लिए ले रहे हो। अनटिल अनलेस आप होटल के लिए ले रहे हो, मान लीजिए होटल में आपको भेजना है ये राइस, या फिर आप किसी बड़ी पार्टी के लिए ले रहे हो, तो उस केस में अपने बताना चाहिए वैसे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है अगर, तो उस केस में पहले बायर ने सेलर को बताया है कि किस पर्पज के लिए मैं ये गुड्स खरीद रहा हूँ। दूसरा, बायर को इस गुड्स के बारे में आइडिया नहीं, उसने क्या किया, सेलर के स्किल और सेलर के जजमेंट पे रिलाई किया, सेलर को बोला तू अच्छे गुड्स निकाल के दे दे भाई, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं। एंड लास्ट है सर, ये जो गुड्स है ना जो आप खरीद रहे हो, तो सेलर इसका रेगुलर डीलर होना चाहिए, या तो मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडर, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होना चाहिए सर, रेगुलर डीलर होना चाहिए, ही शुड बी डीलिंग इन दोस गुड्स। अगर ये तीनों केसेस फुलफिल हो जाती है, और उस केस में भी आपको मान लीजिए डिफेक्टिव गुड्स अगर मिलते हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे सर, देयर वॉज इम्प्लाइड कंडीशन, और हम क्या कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। देखिए,
ए बॉट अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ फ्रॉम बी, मतलब क्या, दांतों का जो फॉल्स एक सेट होता है ना कि उसके दांत खराब है, तो उसने एक डेंटिस्ट से एक सेट लिया। अब ये सेट है ना एक ही माउथ में बैठ ही नहीं रहा था। मुझे बताइए यार, आप उससे खरीद रहे हो तो बाय डिफॉल्ट है कि आप उसके वो डेंटिस्ट की स्किल पे आप रिलाई करोगे, आप मानोगे कि वो जो दे रहा है सही है। वो पर्पस क्या है, टीथ का, खाने के लिए। तो ए ने ना पूरा का पूरा टीथ को सेट को रिजेक्ट कर दिया और पूरा पैसे का रिफंड मांगा। तो कोर्ट ने बोला जी ए बराबर बोल रहा है, जिस पर्पस के लिए टीथ बनाया है, जिसके ऊपर भरोसा करके बनाया है, वो हो ही नहीं रहा है। तो उस केस में ही कैन आस्क फॉर द रिफंड। नेक्स्ट इज सर कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। अगर मैं वापस वही बोल रहा हूँ, मर्चेंटेबिलिटी मतलब कोई चीज सेल कर पाना, उसके ऊपर कर्जा ले पाना, ये सब चीजें। तो अगर आप किसी सेलर से कोई गुड्स खरीदते हो जो उस गुड्स में रेगुलर डीलर है, फर्क नहीं पड़ता मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, ट्रेडर, लेकिन उस गुड्स में रेगुलरली डील करता है, तो गुड्स की ऊपर एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। जैसे कि अच्छा, पहले चीज मर्चेंटेबल क्वालिटी की डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन वो इतना ही बोलना चाहता है कि उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन, एक नॉर्मली होशियार आदमी उसको एक्सेप्ट करेगा विदाउट एनी डिफेक्ट, विदाउट एनी पॉइंटिंग आउट एनी इश्यूज। अब यहाँ मैं बताना चाहता हूँ सर, ये वाली कंडीशन है ना मर्चेंटेबिलिटी की, ये तभी अप्लाई होती है जब पहला, गुड्स आप डिस्क्रिप्शन से बाय कर रहे हो, सेलर आपको बता रहा है गुड्स ऐसे 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 हैं। दूसरा है सेलर्स उस गुड्स में रेगुलर डीलर है। दोनों चीज अगर फुलफिल हो जाती तो ही मर्चेंटेबिलिटी काम करेगा, नहीं तो ये वाला इम्प्लाइड कंडीशन का काम करने वाला नहीं। नेक्स्ट इज सर कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस मतलब यार ये कोई अलग कंडीशन नहीं है, सिर्फ इतना कहना चाहता है ईटेबल्स है, खाने की चीज आप खरीद रहे हो तो एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। तो गुड शुड बी होलसम। एक्सपायर्ड है, इन्फेक्टेड है, खराब है, तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। इम्प्लाइड कंडीशन तो हमने पूरे देख ली सर। अब उसी के साथ वैसे के वैसे होते हैं सर इम्प्लाइड वारंटीज। क्या होते हैं सर, इम्प्लाइड वारंटीज। इम्प्लाइड वारंटीज जो होते हैं ना, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और ये ऐसे स्टिपुलेशन है जो किसी एक्सप्रेस वर्ड्स की तरह इंक्लूड नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन लॉ इसको प्रिज्यूम करता है, एज्यूम करता है। बहुत इजी है, सेम टू सेम है। पहला, वारंटी इज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। अब क्या होता है, मान लीजिए मैंने ना किसी से ना रेंट पे घर ले लिया, मैंने ना किसी से मान लीजिए घर घर है ना रेंट पे ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है, मेरे को ना रेंट रेंट पे मिला 11 मंथ्स के लिए। अब होता क्या है, ये जो ओनर है ना, इस घर का ओनर, ये इस फ्लैट को ना सेल करना चाहता है। इसलिए होता क्या है, बार बार बीच बीच में ना कोई लोग आ जाते हैं घर देखने के लिए, और मेरी ना प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है। लोग आते हैं, मुझे खोलना पड़ता है, लोग देखते हैं पूरा घर, फिर वापस चले जाते हैं। तो यार मेरा जो पोजीशन है ना, जो मेरे को ये चीज मिली है, ये ना डिस्टर्ब हो रहा है। तो पोजीशन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, शुड बी अनडिस्टर्ब्ड। लेकिन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो डैमेजेस क्लेम कर लीजिए। तो एक इम्प्लाइड वारंटी कहता है दैट द बायर शुड हैव एंड इट शुड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स। क्वाइट मतलब क्या, शांति से उसको उसका पूरे मजे लेने दो। अगर आप वो डिस्टर्ब करते हो पोजीशन को, तो आपको उसकी वारंटी को ब्रीच माना जाएगा और आपको उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। वारंटी इज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। इनकम्बरेंसेस का मतलब होता है सर कि गिरवी रखना कोई चीज जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है। जैसे बैंक के पास मैंने कोई लैंड गिरवी रखी है, उसके ऊपर मान लीजिए पैसा ले लिया, तो इस लैंड के ऊपर बैंक का हक अधिकार हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं चार्ज क्रिएट होना, लीन क्रिएट होना। ठीक है, चार्ज। तो इनकम्बरेंस यानी चार्ज, कोई सिक्योरिटी, मॉर्गेज। तो ना, आप जब कोई चीज किसी को बेच रहे हो तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दोस लोन्स। और अगर इसके ऊपर लोन है तो बायर को बताओ कि देख भाई, मान लीजिए हाँ ये 10 लाख की प्रॉपर्टी है, इस पे 2 लाख का लोन है, तो एक काम कर, 2 लाख तू वो बैंक को दे दे और 8 लाख मुझे दे दे, चलेगा। या फिर तू 8 ही लाख मुझे आज दे दे और 2 लाख तू बैंक को पे कर देना बाद में, चलेगा। लेकिन जनरली ना इट शुड बी फ्री ऑफ एनी इनकम्बरेंसेस, दैट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस। और अगर है ना तो इट शुड बी डिक्लेयर्ड, या फिर बायर को बताइए। नेक्स्ट इज सर वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। यूजेज ऑफ ट्रेड मतलब कोई चीज है, मैं किसी बिजनेस में डील कर रहा हूँ, तो इस केस में गुड्स की ऐसी क्वालिटी होती ही है। जैसे फोन है, तो फोन मिनिमम 1-2 साल चलता ही है, उसका कैमरा बहुत अच्छा रहता ही है। और अगर उस केस में मैं उस बिजनेस में जाके वो चीज खरीद रहा हूँ और फिर भी क्वालिटी फिटनेस में इशू आ रहा है, तो इस केस में सर वापस इम्प्लाइड वारंटी का हम मानेंगे ब्रीच हो गया। ये मत पढ़िए, नीचे आने वाला है कैबी टेम्पटर, तो वहां पे देख लेंगे। नेक्स्ट इज सर डेंजरस। अगर गुड्स का नीचे डेंजरस है, फट सकता है, गिर सकता है, कुछ जला सकता है, तो प्लीज पहले बायर को बता दीजिए। अगर बायर को नहीं बता रहे और उसको डैमेज हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, डैमेजेस उसको वापस क्या करके देने पड़ेंगे, रीइंबर्स करके देने पड़ेंगे। नेक्स्ट सर कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर क्या कहता है, मान लीजिए जैसे आप जाते हो ओपन मार्केट में, अगर आप बॉम्बे दिल्ली रहते हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा सर, ये शॉपिंग स्ट्रीट्स रहती है, बहुत सारी शॉपिंग स्ट्रीट्स। अगर आप नासिक या मेरे जैसे शहरों में रहते हो तो यहाँ पे भी होती शॉपिंग स्ट्रीट, लेकिन उतने मजे नहीं आते यहाँ पे जितना वहाँ पे आते हैं। तो शॉपिंग स्ट्रीट में जाके आप सेल कर दो, तो आपके सामने मान लीजिए कोई एग्जांपल, अभी समर चल रहा है तो कूलर का एग्जांपल लेते हैं, कोई कूलर बेच रहा है, तो आपके सामने 10 कूलर रखे हुए रहते हैं,
रास्ते पे इतने कूलर रहते हैं, कूलर 1, कूलर 2, कूलर 3, कूलर 5। तो आप जा रहे हो, आप हर एक चेक कर रहे हो, आप सबको देख रहे हो, हाथ लगा के देख रहे हो, घर वालों को पूछ रहे हो, सब आप कर रहे हो, और आपने बोला भाई ये जो 5 नंबर वाला कूलर है ना, ये मेरे को बाय करना है, ये मेरे को इसका सही सही रेट बता। तो भाई एज अ बायर आपको सारी चीजें आपके सामने है, आप खुद चेक कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। तो उस केस में ना, अगर कल 5वें नंबर में डिफेक्ट आ जाए, अगर 5वें नंबर में अगर डिफेक्ट आ जाए ना, तो आप है ना सेलर को नहीं पकड़ सकते। आप बोल रहे हो सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने चूज किया ना ये चीज, इलॉजिकल है, अभी काम का नहीं है, लेकिन दे के रखा है तो पढ़ लेंगे सर। कैविएट एम्प्टर का लिटरल मीनिंग होता है सर, लेट द बायर बीवेयर, खरीदने वाले को होशियारी दिखाने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है। जब मार्केट में, ओपन मार्केट में, ये हमेशा याद रखना, गुड्स डिस्प्ले के लिए कब है सर? ओपन मार्केट में है। बायर क्या करता है? प्रॉपर सिलेक्शन करता है खुद अपने आप, और अपने आप अपनी स्किल्स यूज करके उसे सिलेक्ट करता है। तो उस केस में अगर कुछ डिफेक्टिव निकलते हैं तो सेलर को लायबल नहीं पकड़ा जाएगा। ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन दिया है तो अपने को करना पड़ेगा। फर्क अपने उसको उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते सर। आगे, तो ये आगे ये भी बोलता है कि सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन द गुड्स व्हिच ही इज सेलिंग। उसको ये बताने की जरूरत नहीं कि 5वें नंबर में सर कुछ डिफेक्ट है वगैरह, नहीं। ये कब होगा सर? ओपन मार्केट है, गुड्स डिस्प्ले के लिए है, बायर अपनी स्किल्स यूज कर रहा है, अपना नॉलेज यूज कर रहा है, खुद सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये अप्लाई होता है। लेकिन सर इसके, देखिए तो पहला क्या है, ये बोलता है कंडीशंस क्या है इसकी, कि बायर ने क्या किया बताएं। एक्सेप्शंस में आ गया क्या? किधर गया किधर गया किधर गया? इधर लिया है। ठीक है, तो अगर ये 3 कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती है, मान लीजिए ये 3 कंडीशंस अगर क्या हो गई, फुलफिल हो गई ना सर, तो उस केस में कैविएट एम्प्टर का रूल नहीं लगेगा। यहाँ नीचे वहीं पे एक्सेप्शंस दे के रखे उन्होंने, यहाँ पे भी वो रिपीट किया ना, इसलिए मैं देख रहा था वो चीज। अरे यार रिपीट कर रहा है सर। ठीक है चलो, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इफ दिस 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे कैविएट एम्प्टर विल नॉट अप्लाई, लिख लीजिए। आपके मॉड्यूल में यहाँ पे लिखा नहीं इन लोगों ने। तो देखिए सर, अगर बायर ने सेलर को बताया है कि गुड्स क्यों परचेस कर रहा है, दूसरी चीज, बायर है ना अपने आप नहीं, सेलर की स्किल के ऊपर, सेलर की जजमेंट के ऊपर रिलाई करता है, बिलीव करता है। तीसरी चीज, सेलर का ये रेगुलर बिजनेस है, ये गुड्स में डील करना। तो ये तीनों चीजें कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो कैविड एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। कैविड एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा मतलब अगर फिर भी डिफेक्ट निकलता है तो सेलर का गला आप करेंगे। लेकिन अगर कैविड एम्प्टर अप्लाई हो गया तो लेट द बायर बी वेयर, फिर बायर को ही सब सहना पड़ेगा जो भी है। तो देखिए सर, कैविड एम्प्टर को कुछ एग्जाम्पशन सर बहुत ईजी है। सबसे पहले फिटनेस एज टू क्वालिटी यूज। अरे आपसे मैं कूलर खरीद रहा हूँ, साला कूलर ठंडी हवा देता ही नहीं, कूलर का फैन ही नहीं चलता, क्या बात करते हो सर, क्या बात करते हो। तो बायर जब बताता है ना सेलर को कि वो किस लिए ये चीज खरीदना चाहता है, साथ ही साथ वो क्या बताता है बायर को कि आप किसके लिए, आपके जजमेंट के हिसाब से मेरे को गुड्स निकाल के दो। साथ ही साथ गुड सेलर जो है ना, इसके सेलर का ये रेगुलर बिजनेस है ये सब करने का। तो इस केस में ये ड्यूटी हो जाती है सेलर की, आपको बताए कि गुड्स रीजनेबली फिट है कि नहीं, जिस पर्पज के लिए आप बाय कर रहे हो कि नहीं। अगर आप खुद खुद बाय करते हो, खुद की स्किल्स पे रिलाई करते हो, तो ये नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा। तो प्रीस्ट वर्सेस लास्ट वाली केस में हुआ था, केमिस्ट ने बोला था सामने वाले आदमी को कि तुम जो बॉटल खरीद ले हो ना मेरे से, इसमें हॉट वाटर है ना बहुत टाइम तक रह सकता है। जैसे ही हॉट वाटर डाला, धप्पा धप बॉटल फूट गई, धप्पा धप बॉटल फूट गई। अरे यार, वाइफ को इंजरी हो गई। वाइफ को इंजरी मतलब खत्म। तो उस केस में केमिस्ट जो था ना लायबल था सर। क्यों? क्योंकि जो जो आदमी था उसने अपने अपने स्किल से, अपने जजमेंट के हिसाब से थोड़ी ना कुछ खरीदे सर। उसने तो केमिस्ट के स्किल्स के ऊपर रिलाई किया। उसने तो, केमिस्ट रेगुलर डीलर भी है, केमिस्ट के स्किल्स के ऊपर रिलाई भी किया, और उसने केमिस्ट को बताया भी कि हम क्यों खरीदना चाहते हैं ये चीज। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अभी जब
कोई आर्टिकल है ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है और किसी भी पर्पस के लिए नहीं। तो उस केस में बायर को बताना नहीं पड़ता कि हम क्यों खरीद रहे गुड्स। तो कार है सर, कार हमेशा चलाने के लिए यूज करेंगे, अभी वो आपको बताना नहीं पड़ेगा सर हम ये गाड़ी खरीद रहे ताकि हम इसको चला सके। ये जरूरी नहीं है, फिर इस केस में ये जरूरी नहीं। अगर मल्टीपल यूजेस है तो बताना मैंडेटरी है। सेम ये केस वाला इधर वाला भी पढ़ लो, इजी वाला है, कुछ भी नहीं है इसमें, टाइम पास एकदम। नेक्स्ट, गुड्स परचेस अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। आप कोई मान लीजिए विक्स, विक्स का आपने कोई ये ले लिया, गोली ले लिया। तो विक्स का गोली किस लिए काम आता है? पूरी दुनिया को पता है विक्स का गोली काम आता है कफ के लिए, ऐसा वो लोग कहते हैं, ठीक है। अब ये काम ही नहीं कर रही कफ के ऊपर, तो इस केस में कैविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है सर। हम आपके ब्रांड पे, आपके पेटेंट नेम पे, ब्रांड नेम पे हम रिलाई कर रहे हैं सर। और ब्रांड नेम पे जब हम रिलाई कर रहे हैं और वो अगर वो पर्पस सॉर्ट ही नहीं करता, पर्पस फुलफिल ही नहीं करता, तो क्या क्या घंटा बायर बिहेवियर रहेगा? घंटा क्या बायर बिहेवियर रहेगा सर? ये तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई फिर उस केस में, ठीक है। तो क्योंकि बायर जब पर्टिकुलर ब्रांड नेम पे रिलाई करता है ना, तो इस केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, कैविड एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, जब आप कुछ डिस्क्रिप्शन से गुड्स सेल कर रहे हो, बता रहे हो कि ऐसे ऐसे गुड्स रहने वाले हैं, और अगर जो गुड्स देते हो वो करस्पॉन्ड ही नहीं करते, सेम टू सेम नहीं हो डिस्क्रिप्शन, तो बायर अगेन उसमें क्या नहीं रहेगा सर? लायबल नहीं रहेगा, द सेलर विल बी लायबल। मर्चेंटेबल क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए, देखो सेम सेम आ रहा है वापस। मर्चेंटेबल क्वालिटी के मतलब आप सेल कर सकते हो, उसके ऊपर लीन कर सकते हो, उस गुड्स को आगे यूज कर सकते हो। मर्चेंटेबल क्वालिटी के गुड्स है ही नहीं, एकदम फालतू गुड्स दे दिए। लेटेंट डिफेक्ट्स है, मतलब क्या हिडन डिफेक्ट्स है, तो इस केस में सर बायर कैविड एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा, बायर विल नॉट बी बीवेयर सर, सेलर विल बी लायबल फॉर ऑल दिस, याद रखना है सर। लेकिन अगर जब बायर ने गुड्स को एग्जामिन किया, चेक किया, और चेक करते वक्त है ना उसको ये गुड्स मिल जाने चाहिए थे, ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से मिलते थे, तो उस केस में ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन जब बायर चेक कर रहा है, लेकिन ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से नॉर्मली जो आदमी देखेगा, चेक करेगा, तो उसको ये डिफेक्ट्स नहीं दिखने वाले हैं सर, तो उस केस में ये मैं बात करना चाहता हूँ। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, बायर आता है, चेक करता है, चेक करते हो तो उसको अगर मिल जाता है तो बात अलग है। उसने चेक करते वक्त ज्यादा ठीक से चेक नहीं किया, जबकि उसने करना चाहिए था, ऑर्डिनरीली मिल जाता था वो डिफेक्ट, फिर भी उसने ठीक से चेक नहीं किया, तो लेट द बायर बी वेयर। लेकिन उसने चेक किया और फिर भी उसको वो चीज नहीं मिली, तो उस केस में फिर लेट द बायर बी वेयर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट इस तरह सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल में आगे आप सैंपल दे रहे हो और सैंपल के जैसा गुड्स नहीं है, तो कैविड एम्प्टर विल नॉट अप्लाई। गुड्स बाय सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल के जैसे का जैसा कुछ नहीं है, तो अगेन कैविड एम्प्टर विल नॉट अप्लाई। ट्रेड यूजेज, ट्रेड यूजेज मतलब क्या सर? मैं जिस बिजनेस में काम कर रहा हूँ उसमें रेगुलरली ये गुड्स हम सेल परचेज करते हैं, और वो काम, वो गुड्स उसी काम के लिए यूज होता है। और आप क्या कर रहे हो, सेलर क्या कर रहा है, उस फिटनेस से, उस क्वालिटी से, उस पर्पस से डेविएट कर रहा है अपने आप को, कुछ और ही दे देता है। तो यार मतलब क्या बोल रहे हो आप? मैं जिस गुड, मान लीजिए मैं किड्स के कपड़ों में डील करता हूँ और आप मुझे ओल्ड लोगों के कपड़े दे रहे हो, यार क्या बात करते हो यार? कैविड एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मतलब तू जान पूछ के छुपा रहा है कोई चीज, जान बुझ के तू फ्रॉड कर रहा है, तो उसके इसमें कैविड एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा ढूंढना वो चीज। तो लेट द बायर बीवेयर अप्लाई ही यहाँ पे नहीं होगा। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटली इन थरो डील्ड, हैव बीन डेल्ट विद दिस यूनिट 2। और ये बहुत इजी यूनिट है, प्लीज प्लीज प्लीज, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी जैसा नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है नहीं करने जैसा, तो प्लीज इसको ठीक से कर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू।